मेरे पति अभिराज को शरारत करने और चलते फिरते मुझे छेड़ने की आदत है। कभी गाल छू लेते हैं तो कभी कमर में हल्की चुटकी काट लेते हैं, बिना यह सोचे कि आसपास कोई है या नहीं। उनका कहना है अपनी बीवी को छेड़ रहा हूँ, कोई राह चलती लड़की को नहीं। समझी जानू। उनके इस प्यार भरे अंदाज पर मैं भी मुस्कुरा देती हूँ और कभी कभी चुपके से उन्हें पप्पी भी दे देती हूँ। आखिर हम पति पत्नी हैं। लेकिन मैंने नोटिस किया कि हमारी कामवाली गीता अक्सर हमारी इन नोक-झोंक को छिपकर देखती है। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरा भ्रम है, लेकिन धीरे धीरे यह आदत बढ़ती गई। गीता एक अच्छी लड़की है, स्वभाव मिलनसार है और काम भी बेहतरीन करती है। वह जब कुंवारी थी तभी से हमारे घर में काम कर रही थी और शादी के बाद भी उसने काम नहीं छोड़ा। पहले मुझे लगा कि कुंवारी लड़कियों में इस तरह की चीजें देखने की स्वाभाविक उत्सुकता होती है, लेकिन गीता तो अब शादीशुदा थी। उसका पति भी उसे प्यार करता होगा, शारीरिक सुख देता होगा, फिर उसे हमें देखने की इतनी ललक क्यों थी? मैंने जब अभिराज को यह बताया तो उन्होंने मजाक में उड़ा दिया, लेकिन मैं अब सतर्क हो गई थी और गीता के आने पर पति से थोड़ा दूरी बनाए रखने लगी। एक दिन गीता बिना बताए काम पर नहीं आई। यह उसके स्वभाव के विपरीत था। वह हमेशा पहले से बताकर छुट्टी लेती थी। हमने सोचा कि किसी काम से व्यस्त होगी, लेकिन जब दूसरे दिन भी वह नहीं आई और उसके पति का फोन भी नहीं लगा, तो मुझे चिंता हुई। मैंने अभिराज से कहा, गीता के घर चलिए, मुझे फिक्र हो रही है। उन्होंने अनमने से कहा, अरे शालू, कोई दूसरी कामवाली रख लो न यार, कहाँ दूसरों के झमेलों में पड़ती हो, और ऑफिस चले गए। लेकिन मेरा मन नहीं माना, तो मैं खुद ही एक्टिवा निकालकर गीता के घर पहुंच गई। वह पास की बस्ती में रहती थी, तो रास्ता मुझे मालूम था। वहां उसकी सास आंगन में लहसुन छील रही थी। मैंने पूछा, मौसी, गीता कहाँ है? 2 दिन से नहीं आई। मौसी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वे खड़ी हुईं और दहाड़ते हुए बोलीं, उस कुलटा का नाम मत लो। हमारी इज्जत पर पानी फेर दिया उस करमजली ने। मैंने सच्चाई जाननी चाहिए, लेकिन मौसी गालियां देती हुई दरवाजा बंद कर अंदर चली गईं। तभी मैंने देखा कि पास के घर की एक लड़की चुपके से मुझे देख रही थी। मैं उसके पास गई तो वह भी दरवाजा बंद करने लगी, लेकिन मैंने झट से दरवाजा पकड़ लिया और पूछा, अगर तुम्हें पता हो तो बस इतना बता दो कि गीता कहाँ है। आखिर गीता कहाँ गई? उसका परिवार उससे इतना नाराज क्यों था? क्या कोई अनहोनी हो गई थी? पड़ोसी लड़की ने बस इतना कहा, सरकारी अस्पताल में, और दरवाजा बंद कर लिया। मेरा दिल धक धक करने लगा। मैंने तुरंत अपनी एक्टिवा निकाली और अस्पताल पहुंच गई। वहां काफी देर तक भटकने के बाद गीता को ढूंढ निकाला। उसे देखकर मैं हैरान रह गई। वहां पुलिस भी मौजूद थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गीता ने ऐसा क्या कर दिया कि अस्पताल में भर्ती होने के साथ साथ पुलिस भी वहां थी। जैसे ही मैं उसके पास पहुंची, उसने शर्म से चेहरा फेर लिया। मैं पास की कुर्सी पर बैठ गई और हल्की आवाज में बोली, इधर देखो, गीता। गीता नजरें झुकाए बुदबुदाई, मैडम, आप यहाँ? मैंने चिंतित होकर पूछा, जब तुमने कोई खबर नहीं दी तो मुझे आना ही पड़ा। बताओ, क्या हुआ? कहीं गिर गई थी या किसी ने मारा? पूरी बात बताओ। गीता ने थके हुए स्वर में कहा, मैडम, सब बताऊंगी। बस थोड़ी ठीक हो जाओ, फिर घर आकर आपको सब कुछ बताऊंगी। मेरी पूरी बात सुनिएगा, फिर आप खुद फैसला कीजिएगा कि मैं सही हूं या गलत। मैं समझ गई कि मामला गंभीर है। मैंने पर्स से 5,000 रुपए निकालकर उसकी ओर बढ़ाए और कहा, ये रख लो, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो फोन कर देना। फिर मैं घर लौट आई।
गीता के ठीक होने तक काम चलाने के लिए दूसरी कामवाली की जरूरत थी। सोसाइटी में पूछताछ की तो सविता नाम की एक महिला काम के लिए मिल गई। शाम को मैंने अभिराज को गीता की हालत के बारे में बताया, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया मुझे चौंका गई। उन्होंने कहा, अब नई कामवाली मिल गई ना, तो छोड़ो ये सब। तुम्हें गीता की जिंदगी में इतनी दिलचस्पी लेने की क्या जरूरत है? मुझे उनका ये रवैया अच्छा नहीं लगा। गीता कोई पराई नहीं थी, सालों से हमारे साथ थी, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। अगर वह किसी परेशानी में थी तो उसका ख्याल रखना हमारा भी फर्ज था। समय बीतता गया, गीता से कोई खबर नहीं आई। मैं भी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई। लेकिन एक दिन अचानक उसका फोन आया। मैडम, आप घर पर हैं? हाँ, घर पर ही हूँ, अभी आती हूँ। मैंने जल्दी से गैस पर चाय चढ़ाई और गीता की कहानी सुनने के लिए खुद को तैयार किया। कुछ ही देर में दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला, सामने गीता खड़ी थी। मैंने उसे देखते ही पूछा, कैसी हो अब? गीता ने गहरी सांस ली और उदास आवाज में बोली, मैडम, तन के घाव तो ठीक हो गए, लेकिन मन के जख्म अभी भी जल रहे हैं। इसका इलाज कैसे करूं? मैंने उसे बैठाया, पानी दिया और फिर दोनों ने चाय पी। फिर मैंने नरमी से कहा, अब शांति से बात कर। क्या हुआ था? गीता ने मेरी आंखों में झांका और फिर धीमे स्वर में कहा, मैडम, पहले आप बताइए, क्या सिर्फ भूख ही इंसान को जलाती है? क्या तन की प्यास मर्दों को जितनी लगती है उतनी औरतों को नहीं लगती? शादी के बाद भी अगर इस प्यास का इलाज न हो तो औरत क्या करे? मैं चौंक गई। गीता की आंखों में अजीब सा दर्द था। वह आगे बोली, मेरी शादी को 2 साल हो गए, लेकिन मैं आज भी कुंवारी हूँ। मेरा पति संजय नामर्द है। उसने आज तक मुझे छुआ तक नहीं। मेरे अंदर जो आग है वो लावा बनकर फूट रही है। अगर यही हाल किसी मर्द के साथ होता तो क्या वो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए कहीं और नहीं जाता? कौन इस तन की आग से बच पाया है? एक लड़की कितने सपने लेकर शादी करती है कि उसका पति उसे प्यार करेगा, उसे अपनाएगा। लेकिन मेरे नसीब इतने खराब निकले कि मुझे एक ऐसा पति मिला जो औरत की जिस्मानी जरूरत पूरी करने में ही नाकाम है। मैं स्तब्ध थी। मैंने धीरे से कहा, गीता, तू इस वजह से अपने पति से तलाक ले सकती है और दूसरी शादी कर सकती है। गीता ने फीकी हंसी हंसी और बोली, मैडम, हमारे समाज में लड़की जिस घर में ब्याह दी जाती है वहीं से उसकी अर्थी उठती है। तलाकशुदा औरत का पूरा समाज बहिष्कार करता है। मैं अपने माता पिता की इज्जत नहीं मिट्टी में मिला सकती। अब यही मेरा नसीब है। इसी नामर्द के साथ पूरी जिंदगी काटनी होगी। तिल तिल कर मरना होगा। गीता के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। उसकी आवाज में दर्द, हताशा और विद्रोह का अजीब सा मेल था। उसकी बातें सुनकर मेरे अंदर भी कई सवाल उमड़ने लगे। क्या सच में उसका दोष था या उसकी प्यास ने उसे गलत राह पर जाने के लिए मजबूर किया? पर एक अजीब सा सुकून भी। वह आगे बोली, मैडम, आप नहीं समझेंगी कि मैं किस दर्द से गुजरी हूँ। आधी रात को जब मेरे जेठ और जेठानी के कमरे से प्यार भरी सिसकियों की आवाज आती तो मेरा दिल जल उठता। मैं चाहती कि मेरा भी कोई ऐसा हो जो मुझे बाहों में भरकर प्यार करे। लेकिन जब भी मैं अपने पति संजय के पास जाती तो वह ठंडे पत्थर की तरह पड़ा रहता। आपको शायद अंदाजा नहीं कि जब साहब, आपके पति, आपको छेड़ते थे तो मैं चुपके से देखती थी। मैं भी चाहती थी कि कोई मुझे इसी तरह प्यार करे, छेड़े, बाहों में भर ले। लेकिन मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं था।
सिर्फ अधूरी इच्छाएं और तड़प थी। गीता की आंखों में हल्की चमक आ गई। उसने कहा, फिर एक दिन ताऊ ससुर का बेटा वनराज घर आया। कितना बाका जवान था वह। उसकी चौड़ी छाती, मजबूत बाहें और आकर्षक व्यक्तित्व ने मेरे भीतर कुछ जगा दिया। जब उसने मुझ पर नजर डाली तो मेरे होठों पर अनायास जीभ फिर गई, एक अनकही प्यास जाहिर हो गई। उस दिन के बाद वह बार बार हमारे घर आने लगा। हम दोनों के बीच कुछ ऐसा था जो हमें एक दूसरे की ओर खींच रहा था। हम जीजान से एक दूसरे को चाहने लगे। गीता ने एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे कहा, एक दिन मेरी बुआ सास की बेटी की सगाई थी। पूरा परिवार पड़ोस के गांव जा रहा था, लेकिन मैंने पेट दर्द का बहाना बना लिया। सबके जाते ही मैंने वनराज को घर बुला लिया। उस दिन मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया। मैंने अपना कुनारेपन का एहसास वनराज को सौंप दिया। मैं जानती थी कि यह समाज के नियमों के खिलाफ है, लेकिन मेरी आत्मा के खिलाफ नहीं। मैं प्यार के बिना जिंदा नहीं रह सकती थी, और मुझे वनराज में वो सब मिल रहा था जो मेरे पति ने मुझे कभी नहीं दिया। उस दिन के बाद जब भी मौका मिलता, हम एक दूसरे में खो जाते। हमारी मोहब्बत सिर्फ जिस्म तक सीमित नहीं थी, हम दिलोजान से एक दूसरे को चाहते थे। गीता की आवाज भारी हो गई। उसने अपना सिर झुका लिया और धीमे स्वर में बोली, हमारा प्यार छुपा नहीं रह सका। एक दिन जब मैं और वनराज छत पर एक दूसरे में खोए हुए थे, तभी संजय ने हमें देख लिया। उसकी आंखों में क्रोध और अपमान का ज्वालामुखी था। वह बिना कुछ सोचे समझे पास पड़ी लाठी उठाकर मुझ पर टूट पड़ा। मैं दर्द में चीख उठी, लेकिन वह रुका नहीं। वह एक नामर्द था, लेकिन उस दिन उसने मुझ पर अपनी सारी ताकत निकालने की कोशिश की। लेकिन मैडम, मैं भी अब तिल-तिल कर मरने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने गुस्से में लाठी उसके हाथ से छीनी और उस पर इतनी जोर से प्रहार किया कि उसकी हड्डियां चटकने लगी। उस दिन मैंने सिर्फ अपने जिस्म की नहीं, अपनी आत्मा की भी रक्षा की। गीता की कहानी सुनकर मैं अंदर तक हिल गई। क्या वह दोषी थी, या उसे एक ऐसी परिस्थिति में धकेल दिया गया था जहां उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था? मैंने गीता की ओर देखा। उसकी आंखों में अब न आंसू थे, न पछतावा, बस एक ठहराव था। उसने धीरे से पूछा, मैडम, बताइए, मैंने क्या गलत किया? मैं चुप रही। समाज के नियमों के हिसाब से गीता गलत थी, लेकिन एक इंसान के तौर पर शायद नहीं। समय बीतता गया। गीता की कहानी धीरे धीरे मेरे जहन से मिटने लगी थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उस दिन सुबह मैं चाय की चुस्कियों के साथ अखबार के पन्ने पलट रही थी कि मेरी नजर एक खबर पर अटक गई। एक शरीफ पति के हाथों गीता नाम की बदचलन औरत का कत्ल। दिल धक से रह गया। तस्वीर पर नजर पड़ी तो पहचानने में देर नहीं लगी, यह मेरी गीता थी। मैं झट से अखबार के दफ्तर पहुंची। संपादक के सामने बैठते ही मैंने पूरी सच्चाई बयां कर दी। कल के अखबार में अब वही छपेगा जो मैं कहने जा रही हूं। अगले दिन अखबार की सुर्खी बदल चुकी थी। कल वाले मर्डर केस में सनसनीखेज खुलासा, एक नामर्द पति के हाथों गीता नाम की मासूम और शादी के नाम पर छली गई औरत की हत्या। यह पढ़कर मुझे थोड़ा सुकून मिला, लेकिन मन अब भी बेचैन था। मैं सोचने लगी, इस पाखंडी समाज में न जाने कितनी गीताएं रोज रोज बलि चढ़ती होंगी। सहना सिर्फ औरतों के हिस्से ही क्यों आता है? तभी पीछे से अभिराज की आवाज आई, हेलो बीवी, एक कप चाय मिलेगी क्या? मैं मुस्कराते हुए उनके गले लग गई, लेकिन अंदर कहीं गीता की पीड़ा अब भी गूंज रही थी।